हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सोशल स्टडीज़ की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास 10 की क्लासेस हैं और इसमें हम आज हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ाएंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस लेसन की स्टार्टिंग में ही एक इमेज दिए गए हैं। इस इमेज को आप देख सकते हो। इस इमेज में ये जो इमेज है ये बनाया गया है फ्रेडरिक सारियो द्वारा, जो कि 1848 में जब राष्ट्रों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में समझौते होते थे, उस समय ये बनाया गया था। इसमें दिखाया गया है कि स्वप्न की एक दुनिया, जो सपने की एक दुनिया है, जिसमें कि उन्होंने प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य की कल्पना की, मतलब सोशल रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक की उन्होंने कल्पना की है। अब लेसन आपका स्टार्ट होने जा रहा है। In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world map made up of democratic and social republic as he called them. 1848 में एक जो फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो थे, उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, मतलब एक सीरीज़, 4 चित्र बनाया, प्रिंट किया, उसकी एक सीरीज़ बनाई और उसमें उन्होंने सपनों का एक संसार रचा, जो कि उनके शब्दों में वो सपनों का संचार क्या था? डेमोक्रेटिक, जनतांत्रिक और सोशल रिपब्लिक, सामाजिक गणतंत्र से मिलके बना था। मतलब उन्होंने ड्रीम में 4 इमेज बनाए। उस 4 इमेज में उन्होंने क्या दिखाया था कि इस 4 इमेज की जो श्रृंखला थी उसमें उन्होंने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलके बना था। The first print of the series show the people of Europe and America, men and women of all age and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. इस श्रृंखला के जो पहला चित्र है उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के, मेल और फीमेल, मतलब औरत और आदमी, एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। मतलब जो स्वतंत्रता की इमेज है, प्रतिमा है, उसकी वंदना कर रहे हैं। आप जैसा देख रहे हो इमेज में, वंदना करते जा रहे हैं। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bear in one hand and the charter of right of man in the other. अब जैसा कि आपको याद होगा कि जब फ्रांस की क्रांति के दौरान जो कलाकार स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में दिखाया करते थे, मतलब जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें जो आर्टिस्ट रहते थे वो वुमेन्स के रूप में स्वतंत्रता, फ्रीडम को दिखाते थे। और उसमें दिखाया गया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो इनलाइटमेंट है, ज्ञान की मशाल को पहचान सकते हो, जो कि उनके हाथों में है, जो कि इस औरत के हाथों में है। ज्ञान के प्रकाश की मशाल इस औरत के हाथ में है यहाँ पे। और एक हाथ में इन्होंने क्या ले रखा है? एक हाथ में उन्होंने मनुष्यों के अधिकार की घोषणा पत्र को ले रखा है। One of the earth in the foreground in the image lie the shattered remain of the symbol of the established institutions. अब देखो इसमें दिखाया गया है कि उसके एक हाथ में नहीं, प्रतिमा के सामने जमीन पर, जो प्रतिमा है उसके सामने जमीन पे कौन बैठा है? जमीन पर निरंकुश संस्था के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। जमीन पे क्या बिखरा हुआ है? निरंकुश संस्था के जो ध्वज हैं वो बिखरे हुए हैं। In Sorio's utopian vision, the people of the world are grouped as discrete nations identified through their flag and national costumes. अब देखो सारियों ने कल्पना दर्श जो है, यूटोपिया जिसे कहते हैं, में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। जो इन्होंने कल्पना की है, इसमें दुनिया के लोग जो है अलग अलग राष्ट्रों के समूह में डिवाइड हैं। और इसमें दिखाया गया है कि जिससे उनकी पहचान किससे की जा रही है? देखो कपड़ों से, कपड़े सारे अलग अलग हैं, कपड़ों से की जाती है और उनके राष्ट्रीय पोशाक से की जा रही है।
Leading the processing way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by the time were already nation states. अब देखो, स्वतंत्रता की मूर्ति के कई आगे इस जुलूस की नेतृत्व कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड है। देख रहे हो आप लोग, आगे कौन नेतृत्व कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहे हैं, जो कि अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। फ्रांस की क्रांति तिरंगे से पहचाना जा सकता है। फ्रांस का जो क्रांतिकारी है वो तिरंगे, देख रहे हैं, पहचाना जा सकता है। फ्रांस आइडेंटिफाई बाय द रिवलेंट्रीज ट्री कलर, फ्रांस की क्रांति को तिरंगे से पहचाना जाता है। हैज़ जस्ट रीच द स्टेट्यूज, जो कि क्या है? प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। She is followed by the people of Germany bearing the black, red and gold flag. अब देखो, इसमें उनके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जो कि काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German people did not yet accept as the United Nations. The flag they carry is an expression of liberal hope. In 1848, to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under the democratic constitutions. देखिए, दिलचस्प की बात यह है कि जिसने सॉरियो ने ये छवि निर्मित की थी, जर्मन के लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जब उन्होंने इस इमेज को डाला था, तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे जर्मन के लोग। जो झंडा वे थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीद को दिखाया जाता है, उसमें जैसे उदारवाद की भावना को दिखाया जाता है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य गठित करने की चाह थी। मतलब उस समय जर्मन की भाषी जो रियासत थी, उन लोगों को इसे प्रजातंत्र के संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य गठित करने की इच्छा थी। Following German people are called people of Austria, the kingdom of two civilized Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. अब देखो, जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिलसियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। From the heaven above, distant angel gaze upon the scene. अब देखो, ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य में अपनी अपनी नजरें जमाए हुए हैं। मतलब ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह और संत और फरिश्ते इस दृश्य में अपनी अपनी नजरें जमाए हुए हैं, जैसा कि हम लोग नीचे देख रहे हैं। They have been used by the artist to simulate fraternity among the nation of the people. चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। This chapter will deal with many of issues visualized by Sorio in figure first. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of the Europe. ये जो कई विषय उठाए जाते हैं इस अध्याय में, इनकी कल्पना अभिव्यक्ति सॉरियो ने चित्र 1 में की थी। मतलब उन्होंने फिगर 1 में दिखाया था। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया था। मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसी धारणा बन चुकी थी जिन्होंने राजनीतिक और मानसिक रूप से यूरोप में क्या ला दिया था? एक बहुत अधिक चेंजिंग ला दी थी। The end result of these changes was the emergence of the nation state in the place of the multinational dynastic empire of Europe. अब उस समय क्या था कि इन परिवर्तनों के अंत में यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। मतलब जो वंश के लोग राजा जैसे बनते थे उसे खत्म करके एक नए राष्ट्र का उदय होने लगा था। The concept and the practice of modern state in which of centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe.
यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियों का विचार विकसित हो रहे थे जिसमें समस्त रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। But a nation state was one in which the majority of its citizens, and not only its ruler, came to develop a sense of common identity and shared history or descent. लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासक बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। मतलब उनके साथ विरासत की भावना भी रहती थी। दिस कम्युनिस्ट डिड नॉट एक्सिस्ट फ्रॉम द immemorials. It was forgot thought, struggle, thought, action of leaders and the common people. This chapter will look at the divorce progress thought, which nation state and nationalism came to begin in 19th century Europe. देखो इसमें दिखाया गया है कि एक साझा पहचान का भाव या साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की ये जो भावना थी ये अंतकाल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों के समगर्मियों से निर्मित हुई थी। मतलब जो राजा होते थे, नेता होते थे और जो आम लोग होते थे, इनमें जो जो लड़ाइयाँ होती थी इन सब के कारण ये भावना निर्मित हुई थी। ये जो अध्याय है इसमें विभिन्न प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डाला जाएगा कि 19वीं सेंचुरी में यूरोप में राष्ट्र राज्य का या राष्ट्रवाद का उदय अस्तित्व में कैसे आया था, इसके बारे में बताया जाएगा। पहले आपको इसके मीनिंग कुछ बता देती हूँ। एब्सोल्यूट होता क्या है, पहले तो आप ये देख लो। नेशनलिज्म मीन्स देश प्रेम की भावना। देश प्रेम की भावना, यूरोप में देश प्रेम की भावना मतलब देश के प्रति जो लगाव की भावना होती है। अब देखो एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है। Literally a government or a system of rule that has the retention of power exercise. In the history, the term of referred to from the monarchical government that was centralized, militarized and repressive. Utopian, a vision of society that is so ideal that is unlike the actual. देखो एब्सोल्यूट क्या होता है, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, मतलब जिसपे कोई रोक नहीं लगा सकता। एक राजा या शासन व्यवस्था ऐसी जिसपे कोई अंकुश नहीं लगा सकता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहा जाता है। मतलब हिस्ट्री में ऐसी जो राजशाही सरकार होती है इसे निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं, जो सेंट्रल जिनके हाथ में होता है, जिनके पास मिलिट्री पावर होता है और जो कि सुपर पावर होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव होती हैं, मतलब दमनकारी होती हैं। अब यूटोपियन मीन्स कल्पना आदर्श, इमेज जो आप कल्पना करते हो, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, इसे यूटोपियन कहते हैं। मतलब आप एक ऐसी इमेज अपने मन में बना लो जिसकी जो समाज सक्सेस ना हो पाए, जो कल्पना साकार ना हो पाए, और इसे ही यूटोपियन कहते हैं। तो इतना आज आप लेसन में समझ लिए कि क्या चीज़ है। पहले लेसन का स्टार्टिंग आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें फ्रेडरिक सैरियो जो थे सैरियो, उन्होंने एक इमेज की कल्पना की थी। उन्होंने अपनी इमेज को 4 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें पहले में उन्होंने दिखाया है कि जो अमेरिका के और भी लोगों हैं, यूरोप के या अमेरिका के लोग हैं, वो मतलब एक लाइन में लगे हुए हैं, अलग अलग ड्रेसों से उन्हें पहचाना जा सकता है। सब लोग अपने अपने देश का झंडा लेके आगे खड़े हैं, जो कि आज एक स्वतंत्र राज्य बन चुके हैं। इसमें अदर देश के झंडे फेंके हुए हैं। इसमें जो फ्रीडम को शो किया गया उसमें एक इमेज दिखाया गया है कि एक वुमेन के रूप में दिखाया गया है, जिनके हाथ में एक प्रकाश की मशाल है, इनलाइटमेंट है, और एक हाथ में क्या है उनके हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। इसे दिखाया गया है, और सभी राष्ट्र अपने अपने झंडे लेके लाइन में खड़े हैं, जिससे कि उन्हें क्रांति की पहचान की जा सकती है। सब प्रतिमा के पास भीड़ लगाए हुए हैं। ये एक ऐसे समाज की रचना थी कि समाज में जो गणतंत्र है, मतलब फ्रीडम रिपब्लिक, सोशल रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक जो लाना चाहते थे, उसी को इसमें शो किया गया है। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे क्या, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। पहले आप इसमें फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ोगे, तब फ्रांस की क्रांति के बाद तब नेशनलिज्म कैसे आया यूरोप में, तब आप इसके बारे में पढ़ोगे।